स्वाभाविक है, मैं इस बात का पीछा नहीं करूंगा। मतलब साफ था, अगर उसने सचमुच ऐसा किया है तो उसे उसके बेरहम होने का दोष मत देना। इज़ाबेल कुछ क्षणों के लिए रुकी, फिर हल्की उदासी और पीड़ा भरे स्वर में बोली, लूक, तुम जानते हो मेरे तुम्हारे लिए क्या जज्बात हैं। मुझे पता है तुम्हारा उस लड़की से कुछ नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें इतने सालों से पसंद किया है। क्या तुम मुझ पर भरोसा भी नहीं कर सकते? लूक की आंखों में एक अजीब सा अंधेरा चमक गया, उसने होठों पर हल्की मुस्कान खींची। लेकिन मैंने तो सुना है तुमने पिछले महीने शादी कर ली थी। नहीं, इज़ाबेल ने तेजी से सफाई दी, जैसे रोने ही वाली हो। वो तो मेरे परिवार ने तय किया था। मैं उस आदमी को जानती तक नहीं, कभी मिली भी नहीं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लूक, मुझ पर यकीन करो, मैं कसम खाकर कह रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहती हूँ। लूक के चेहरे पर व्यंग्य और गहराता गया, उसके लहजे में हल्की सी खिल्ली भी थी। मिस कॉलिंस, जरा अपनी जुबान संभाल कर बोलिए। रही बात सलीना की, तो ओलिम्पस ग्रुप इस मामले को कानून के हिसाब से पुलिस को सौंप देगा, और जो भी उस पर हाथ डालने की हिम्मत करेगा, उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये कहकर लूक ने बिना झिझके फोन काट दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फीनिक्स एंटरटेनमेंट का पीआर डिपार्टमेंट। इज़ाबेल ने गुस्से में अपना फोन जोर से कोने में दे मारा। उसका मासूम और खूबसूरत चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने बड़े स्क्रीन पर नजर गड़ाकर ठंडी मुस्कान दी, जो सलीना पर टिकी हुई थी। उसे लगा था कि सलीना तो बस एक मामूली कीड़ा है, लेकिन हैरानी की बात थी कि जरा सी चूक से वह इतनी बड़ी हलचल मचा देगी। वह ठंडी हंसी हंसी और बगल में खड़ी सेक्रेटरी से नरमी से बोली, मेरे भाई का कॉल उठाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जैसे ही इज़ाबेल का नाम सामने आया, सबका गुस्सा फूट पड़ा। आखिर कौन सी इंसान होगी जो दिन दहाड़े यूनिवर्सिटी के अंदर ही किसी कातिल को खरीदने की हिम्मत कर सके? मैंने गूगल किया है, ये इज़ाबेल फीनिक्स एंटरटेनमेंट के पीआर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है। ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन मैनेज करती है। मतलब इंटरनेट पर जो लोग बार बार सलीना और उस स्टूडेंट सी इड को बदनाम कर रहे थे, वो सब इसकी करतूत है। जब ये कत्ल करवा सकती है तो बदनाम करना तो मामूली बात है। सच में बहुत खतरनाक औरत है। लेकिन वो सलीना को बदनाम क्यों करना चाहती थी और उसे मरवाने तक पर उतर आई? सलीना का तो उससे कोई लेना देना भी नहीं है ना? सुना है इज़ाबेल को ओलिम्पस ग्रुप के प्रेसिडेंट से प्यार है, और वो कई सालों से उसका पीछा कर रही है। जब औरत को प्यार नहीं मिलता तो वो अक्सर जुनूनी हो जाती है। सिर्फ इसलिए कि सलीना को मिस्टर जॉर्डन का भरोसा मिला और वो ओलिम्पस ग्रुप में आ गई, उस औरत ने इतनी नीच चाल चली। बहुत ही घटिया औरत है। मिस्टर जॉर्डन को ऐसी औरत का पसंद आना ही शर्म की बात है। इंटरनेट पर तो इसे कोई बड़ी टैलेंटेड औरत बताया जा रहा है, घिन आती है। कुछ देर के लिए भीड़ का गुस्सा इज़ाबेल पर लिया से भी ज्यादा हो गया। लिया उसी जगह खड़ी रही, चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखों में उदासी। भीड़ उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने बहुत बड़ा दुख सहा हो। जो लोग अभी अभी उसकी बुराई कर रहे थे, उनके दिलों में भी उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी पैदा हो गई। आखिर साबित हो चुका था कि सलीना को नुकसान पहुंचाने वाली औरत इज़ाबेल थी, लिया नहीं। और इस मामले में सबने लिया को ही गलत ठहराया था। लेकिन तभी एक धीमी सी आवाज गूंजी। वो इज़ाबेल तो लिया की सबसे अच्छी दोस्त लग क्या? ये सुनकर सब लोग दंग रह गए। लिया के होंठ दबकर सफेद पड़ गए, उसका पूरा शरीर सख्त हो गया, मानो वहीं जड़ हो गई हो। भीड़ की सारी नजरें उस लड़की पर टिक गईं जिसने ये बात कही थी। वो एक नौजवान लड़की थी। अचानक सबकी नजरों का बोझ उस पर पड़ा तो वह घबरा गई, चेहरा लाल हो गया। वह हकलाते हुए बोली, असल में क्रीफिया के रईसों के शकल में ये कोई राज नहीं है। लिया ने तो इज़ाबेल को रिच लेडीज की पार्टी में भी बुलाया था। बहुत से लोग जानते हैं कि लिया और इज़ाबेल अच्छी दोस्त हैं।
यही वजह थी कि क्रीफिया की नामी गिरामी फैमिलीज की औरतें अपना दर्जा छोड़कर भी लिया से मेलजोल रखती थीं। वरना एक नाजायज बेटी भला अमीर खानदान की लेडीज के शकल में इतनी आसानी से कैसे घुल मिल सकती थी। कमरे में फिर से गहरी खामोशी छा गई। भीड़ अब लिया को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई खतरनाक सांप हो। चाहे वह कितनी भी चालाक क्यों न हो, सलीना उसकी बहन थी, खून का रिश्ता तो असली ही था। ये काफी नहीं था कि उसने सलीना को फंसाया, उसकी बदनामी की, उसका नाम मिट्टी में मिलाया, बल्कि वह तो उसकी जान तक लेना चाहती थी। कितनी निर्दयी है ये, ऐसी जहरीली बहन कैसे हो सकती है। वाकई खानदानी दुश्मनी बहुत डरावनी होती है। अगर सलीना की किस्मत अच्छी न होती तो उसकी सिर्फ इज्जत ही नहीं जाती, बल्कि मरने के बाद भी उसका नाम साफ न हो पाता। मैं तो अब समझ नहीं पा रहा कि इसे क्या कहूँ। लिया कातिल है, इसे उम्र भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए। लिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो ये नहीं कह सकती थी कि इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने से इज़ाबेल नाराज हो जाती। लेकिन अगर वह चुप रहती तो ये सीधी स्वीकारोक्ति लगती कि इज़ाबेल ने सलीना पर हमला करने के लिए किसी को पैसे दिए थे। लिया ने इससे पहले कभी इतना दम घुटने वाला दबाव महसूस नहीं किया था। वह मानती थी कि उसने सलीना की मौत की ख्वाहिश नहीं की थी। हाँ, वो स्वभाव से नीच थी, लेकिन हत्या की हिम्मत कभी नहीं की थी। उसने इज़ाबेल से बस इतना कहा था कि सलीना परीक्षा में शामिल न हो पाए, बस इतना काफ़ी होगा। लेकिन इज़ाबेल को गुस्सा था कि सलीना ने लूक से बाजी मार ली है, इसलिए उसने तय कर लिया कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। उसने खुद ऐसा नहीं किया था, लेकिन बदनामी का बोझ उसे ही उठाना पड़ा हमेशा के लिए। आज से पूरे क्रीफिया में हर कोई जानेगा कि लिया कितनी जहरीली और खतरनाक औरत है, जो रिडल फैमिली की सब चीजें हथियाने के लिए अपनी सगी बहन को भी मार डालने से नहीं हिचकिचाती। लिया ने होंठ दबाए, दिल में गहरा दर्द और गुस्सा उमड़ा। वो वहीं खड़ी रही, आंखें सलीना पर गिरी, ठंडी और कठोर। सलीना ने उसकी ओर देखा, चेहरे पर बर्फ सी ठंडी, नुकीली नज़र, लेकिन होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, लिया, तुम फिर हार गई। वह सचमुच फिर हार गई थी। सिरल की बर्थडे पार्टी में भी वह हार चुकी थी और यहाँ तक कि सलीना के सामने घुटनों पर गिर गई थी। आज भी उसने सबके सामने हार खाई, पूरे क्रीफिया के सामने शर्मिंदा हुई और बदनाम हो गई। लिया ने उसे देर तक घूरा, फिर होठों से व्यंग्यपूर्ण हंसी निकली। सलीना, तुम बहुत खुश हो ना? तुम मुझसे नफरत करती हो, मेरी माँ से नफरत करती हो क्योंकि उसने तुम्हारे पिता को छीन लिया। तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैंने तुम्हारा डोमिनक छीन लिया। इसलिए तुमने इतने दिनों से इंतजार किया और आज ये पूरा खेल रचा, ताकि मुझे पूरी तरह बर्बाद। सलीना ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक ने उसे और भी निर्दयी दिखा दिया। उसके लहजे में मजाक उड़ाने जैसा अंदाज था। ओह, लिया कांप रही थी, चेहरा पीला पड़ गया था, मानो वह हद तक धकेल दी गई हो। अचानक उसने जोर से इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। जिस पर तुम क्रीफिया यूनिवर्सिटी में आए, उसी वक्त से तुमने हर चीज की चालें चलना शुरू कर दी। तुमने जानबूझकर स्टूडेंट यूनियन के लोगों को दिखाया कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स तुम्हें अलग थलग कर रहे हैं। जानबूझकर फाइनल एग्जाम्स में खराब नंबर लाए, ये छिपा लिया कि तुम ए लेवल की टॉपर हो, ताकि सब टीचर्स को दोष दें और तुम्हारे लिए सहानुभूति महसूस करें। तुमने जानबूझकर सबूत इकट्ठे किए और आज मीडिया के सामने सब कुछ एक एक करके उजागर कर दिया, जैसे सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था। मेरी माँ और मैंने, मिस्टर वॉल्सन और मिस वॉल्सन ने जो भी कहा, हर शब्द, हर हाव भाव सब तुम्हारी गणना में था। तुमने सबको सेट किया, हमें धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया। जब हम बिल्कुल तैयार नहीं थे, तब तुमने घातक वार किया, मुझे बर्बाद कर दिया, डोमिनिक को बर्बाद कर दिया, रिडल फैमिली और वॉल्सन फैमिली सबको बर्बाद कर दिया। सलीना, तुम बहुत ही निर्दयी हो। इतना कहते ही लिया जोर जोर से रोने लगी, मानो दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय और अपमान उसी पर ढह पड़ा हो।
कई लोग उसके चेहरे की तकलीफ और आंसुओं से हैरान रह गए। कुछ तो सचमुच सोचने लगे, क्या लिया वाकई बेगुनाह है? आखिर इतना दर्द और गम कोई ऐसे ही थोड़ी जताता है। लिया ने जिन लोगों को पहले से खरीदा था, उन्होंने भी मौके पर आवाज उठानी शुरू कर दी। सही कह रही है। क्या तुम्हें नहीं लगता आज जो हुआ वो बहुत अजीब है? अगर सलीना के पास सच में इतने सबूत थे तो पहले ही पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? आज तक इंतजार क्यों किया? हाँ, क्रिफिया यूनिवर्सिटी के वेस्ट गेट पर तो कोई सीसीटीवी ही नहीं है, तो ये फुटेज आया कहाँ से? और सलीना के आने से पहले प्रिंसिपल ने ये वीडियो क्यों नहीं दिखाया? आखिर में अचानक लिया और इज़ाबेल पर इल्ज़ाम डालना क्या समझदारी है? और उस रिकॉर्डर का सोर्स भी अजीब है। हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा कि किसने सलीना को गाड़ी से टक्कर मारी। हम तो बस रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। कौन गारंटी देगा कि उसमें जो बोला गया है वो सच है? सबूत कहाँ है? हाँ, मिस कॉलिंस तो मैगजीन में एक टैलेंटेड गर्ल कही जाती हैं, नेकदिल और मशहूर चैरिटी एम्बेसडर भी हैं। उनका सलीना से कोई बैर नहीं, लेकिन अचानक एक रिकॉर्डिंग आ गई और उन्हें मास्टरमाइंड बता दिया गया। उन्हें तो अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं मिला। आखिर क्यों? और क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि आज सब कुछ बहुत ही स्मूथली हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सलीना की प्लानिंग थी। लिया और मिस कॉलिंस को सफाई का एक भी मौका नहीं दिया गया। ये तो पूरी तरह प्री प्लान्ड शो है। वैसे भी मुझे तो सलीना अच्छी नहीं लगती। वो बिल्कुल भी सहने वाली इंसान नहीं लगती। जब इतने लोग पहले उसे तंग करते थे तो उसने विरोध क्यों नहीं किया? मुझे तो शक है कि उसने जानबूझकर एंजी को उकसाया ताकि बाद में उसे फंसा सके। और डोमिनिक ने जब उसे छोड़ा तो उसने चाल चलकर सब इल्ज़ाम लिया पर डाल दिए। अब रिडल फैमिली की हर चीज़ उसी की हो गई। भीड़ में साजिशी बातें गूंजने लगीं। कुछ देर के लिए तो माहौल ऐसा हो गया कि लोग इन तर्कों से सहमत होने लगे। उन्हें ज्यादा दोष भी नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि सलीना का पहले और अब का रूप एकदम अलग था। वो ऊंचे मंच पर बैठी हुई थी, खूबसूरत, नाजुक और सबकी नजरें चुराने वाली। जबकि पहले की सलीना चुप, उदास और दबे स्वभाव की थी। ये बातें सुनकर लोग अनायास ही शक करने लगे, और हैरानी की बात ये थी कि जो कुछ कहा जा रहा था उसमें कुछ हद तक सलीना ने हल्के से आंखें सनकरी की। उसकी बर्फ जैसी ठंडी नजरें भीड़ में मौजूद उन लोगों पर एक एक करके गईं जो लिया और इज़ाबेल का पक्ष ले रहे थे। उसकी निगाहों में निर्दयता और ठंडी क्रूरता की झलक थी। जो लोग अभी तक जोर जोर से ऊंचे तर्क दे रहे थे, जब सलीना की ठंडी नजरों से टकराए तो उनकी रीढ़ में अनजाना सा डर दौड़ गया और दिल में भय घर करने लगा। सलीना ने मुस्कुराते हुए भौहें उठाईं और उसकी ठंडी आवाज पूरे हाल में गूंज उठी। मैं बेहद बदला लेने वाली इंसान हूँ। जिसने भी मुझे ठेस पहुँचाई है उसे मेरे बदले के लिए तैयार रहना चाहिए। पैसा अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसे दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करोगे तो उसे खर्च करने के लिए जिंदगी भी चाहिए। उसकी बातों में अब कोई पर्दा नहीं था, उसकी ठंडी प्रतिशोध की भावना साफ झलक रही थी। लिया का पैसा लेने वाले सारे लोग ठंडे पसीने में भीग गए। उन्हें अचानक वे पत्रकार याद आ गए जिन्हें पहले बुरी तरह चोट लगी थी। भले कोई मरा नहीं था, लेकिन कहा गया कि जो सबसे हल्की चोटें खाए थे उन्हें भी 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस नज़रिए से देखा जाए तो ऊपर बैठी हुई ये औरत नियमों पर चलने वाली नेक इंसान नहीं थी, बल्कि उसके तरीके शायद लिया से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक और निर्दयी थे। ये सोचकर उन लोगों की निगाहें सलीना पर टिक गईं, लेकिन अब उनमें डर की झलक थी। अभी जो साजिशी बातें जोर जोर से कही जा रही थीं, वे अचानक चुप हो गईं। लेकिन इतने खुले तौर पर धमकी देना कुछ लोगों को अखरा। सलीना, इसका मतलब क्या है? सब लोग बस अपनी राय रख रहे हैं। क्या सिर्फ तुम्हें बोलने का हक है और किसी को नहीं? सलीना ने हल्की सी मुस्कान दी और बेपरवाही से बोली, बिल्कुल नहीं। बोलने की आज़ादी हर नागरिक का हक है। बस तुमने गौर नहीं किया कि जब मैं यहाँ बैठी भी नहीं थी तब भी साजिश की बातें करने वाला पूरा ग्रुप लगातार लिया का ही पक्ष ले रहा था।
सच की किसी को परवाह ही नहीं थी। लिया जो कहती थी वे वही दोहराते थे, और जब लिया के पास कुछ कहने को नहीं होता तो ये लोग तुरंत उसकी तरफ से वही बातें कह देते थे। सलीना की ये बात सुनने के बाद अगर वहां मौजूद लोग भी न समझ पाते तो सचमुच मूर्ख कहलाते। सबकी नजरें सीधे उन्हीं लोगों की ओर मुड़ गईं। भीड़ बड़ी थी, लेकिन हर किसी को अपने आसपास वालों का थोड़ा बहुत अंदाजा था। जब उन्होंने ध्यान से सोचा तो पाया कि यही लोग तो थे जो लगातार लिया का बचाव कर रहे थे, यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्हें सलीना ने पहले ही बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। यहाँ तक कि जब सलीना ने सबूत पेश किए थे तब भी ये लोग लगातार उसे ही कोस रहे थे और इल्जाम लगा रहे थे। क्या ये सामान्य था? सलीना के लाए सबूत इतने पक्के थे कि कोई भी इंसान गुस्सा हो जाता, कम से कम लिया का मजाक उड़ाता। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। शुरू से ही उनका मकसद सिर्फ एक था, लिया का बचाव करना। जब लिया ने देखा कि सलीना ने ये सब देख लिया है तो उसका चेहरा बदल गया और उसकी पहले से ही पीली शक्ल और भी ज्यादा सफ़ेद पड़ गई, इतनी की डरावनी लगने लगी। उसने होंठ बुरी तरह काट लिए और आंखों में और भी सतर्कता भरकर सलीना को देखा। उस समूह को उम्मीद नहीं थी कि सलीना उन्हें भीड़ के सामने ही बेनकाब कर देगी। नए लोग ज्यादा घबरा गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें दूसरों को बदनाम करने की आदत थी। वे मानसिक रूप से मजबूत थे। इसका मतलब क्या है? तुम कॉलेज स्टूडेंट हो तो क्या हमें तुम पसंद नहीं हो, इसलिए तुम्हें गालियां दी और अब तुम हम पर इल्जाम लगाना चाहती हो? तुम खुद को क्या समझती हो? मैं तुम पर डेफेमेशन का केस कर सकती हूँ। इतना मासूम मत बनने का नाटक करो, हम जानते हैं तुम कैसी हो। क्या सच में खुद को कोई फरिश्ता समझती हो? बता दूं, हमें भी कानून आता है, इतनी आसानी से हमें बदनाम करने की हिम्मत कैसे की? दोस्तों, डरो मत, मिलकर इसे कोर्ट में घसीटते हैं। भीड़ के गुस्से भरे नारों को देखते हुए सलीना ने एक ठंडी मुस्कान दी, चेहरा रौब से भरा हुआ था। उसने कहा, इन सबको गिरफ्तार करो, एक एक कर तलाशी लो। जैसे ही उसने कहा, उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड तुरंत आदेश पर हरकत में आ गए। जो लोग अभी तक हिम्मत दिखा रहे थे, अब घबराकर चीख पड़े जब सलीना ने बॉडीगार्ड्स को उन पर हाथ डालने का इशारा किया। ये क्या कर रही है, बिच? पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ, बचाओ, ये हमें मार डालेगी। मौके पर मौजूद सब लोग स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा कि काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स के गिरोह ने उन सबको जमीन पर पटक दिया और उनके मुंह पर इतनी जोर से मारा कि खून बहने लगा। किसी ने चिल्लाकर कहा, सलीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने बॉडीगार्ड से सबके सामने इन्हें पिटवाया? लेकिन सलीना ने चीख पुकार कर रहे लोगों को अनसुना कर दिया। बिली ने भौहें चढ़ाईं और धीमी आवाज में सलीना से कहा, हालांकि ये देखकर सुकून मिलता है, लेकिन इससे जनता का गुस्सा भड़क सकता है और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सलीना मुस्कुराई, चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। बिली जानता था कि वह सलीना को रोक नहीं सकता, इसलिए चुप हो गया। भले ही सलीना बाहर से नर्म दिखती थी, लेकिन एक बार उसने ठान लिया तो उसे कोई रोक नहीं सकता था। वह निर्णायक और निर्दयी थी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ को लगा कि सलीना बहुत हावी होकर बर्ताव कर रही है क्योंकि सामने वाले अच्छे लोग नहीं लग रहे थे, और कुछ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पुलिस बुलाने के लिए फ़ोन निकाल लिए। भीड़ में सिर्फ लिया की घबराहट और बढ़ गई। वह पहले ही समझ चुकी थी कि सलीना क्या करने वाली है और उसे रोकना चाहती थी, लेकिन काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स को बेधड़क मारपीट करते देख वह चुप रह गई। उसने अपने होंठ जोर से काटे और गले में खून का स्वाद महसूस किया। जब वे लोग पिटाई से उठने लायक भी नहीं बचे, तो काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स ने उनकी जेब से मोबाइल निकाले, कई हाथ दबाकर फ़ोन चालू और अनलॉक किए, और फिर बड़े स्क्रीन पर उनकी चैट रिकॉर्ड्स सबके सामने दिखा दिए। घनीभूत चैट लॉग देखकर पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। यहाँ तक कि जो लोग अभी पुलिस बुलाने का शोर मचा रहे थे, वे भी वहीं ठिठक गए। काले कपड़ों वाला बॉडीगार्ड न तेजी से, न धीमेपन से, बल्कि आराम से वॉरियर्स नाम की ग्रुप चैट खोलकर खास चैट सबको दिखाने लगा। सिर्फ 10 मिनट में
वहां मौजूद लोगों ने उस ग्रुप चैट से कई परिचित नाम देख लिए। मैथ्यू टॉमसन, जो एंटरटेनमेंट सर्कल का पॉप स्टार था, कुछ समय पहले एक अमीर औरत के साथ अफेयर के स्कैंडल में पकड़ा गया था। उसकी इमेज रातों रात बर्बाद हो गई। अब उसकी कंपनी ने भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था और वह दिन रात बार में शराब पीकर वक्त काट रहा था। रेबेका, जो एंकर वर्ल्ड की उभरती हुई स्टार थी, पर पिछले महीने किसी की शादी में दखल देने का इल्जाम लगा। उसे पीटा गया, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई और सुसाइड की कोशिश की। अब वह डिप्रेशन में एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती थी। कुछ जाने पहचाने नामों के बाद आखिरकार सलीना का नाम देखा गया। कुछ दिन पहले से एक ग्रुप के लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे सलीना को बदनाम किया जाए, कैसे उसके खिलाफ आरोप लगाए जाएं, कैसे लोगों को उससे नफरत करने के लिए आरोप गढ़े जाएं। हर शब्द, हर वाक्य में दुर्भावना थी। उन्होंने सलीना को पाप के क्रॉस पर सूली पर चढ़ाने की कसम खाई, ताकि उसे मजबूरन टूटकर रेबेका की तरह आत्महत्या करके और कभी वापस न आने पर मजबूर किया जाए। जिस दुर्भावना और दुश्मनी का एहसास हुआ, वह इतनी जबरदस्त थी कि रोंगटे खड़े हो गए। चैट पढ़ने के बाद उस बॉडीगार्ड ने एक और फोन निकाला और वेबो खोला और एक जानी पहचानी इड ने सबका ध्यान खींचा। स्टूडेंट सी। वहां सन्नाटा छा गया। सबने आंखें फाड़कर इड को देखा और उन लोगों के नाम भी देखे जिन्हें तबाह कर दिया गया था और जो आत्महत्या भी नहीं कर पाए थे। जब माहौल में ठहराव था, तो सलीना ने अपना हाथ बढ़ाया। मुझे एक संतरा छील दो। उसके पीछे खड़ी नस सदमे से बाहर निकली और अनायास ही बोली, संतरे नहीं हैं। जैसे ही उसने ये कहा, एक छिला हुआ संतरा सलीना के हाथ में रख दिया गया। सलीना ने एक टुकड़ा खाया। ये काफी मीठा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, लिया को देखा जिसका शरीर कांप रहा था, और मुस्कुराई। लिया के मुंह में चारों ओर खून था और वह टूटकर गिरने के करीब थी, और हर पलटवार के साथ सलीना उसे परिणाम भुगतने के लिए और भी क्रूर और बदतर तरीकों का इस्तेमाल कर रही थी। अगर उसने अभी बात नहीं की होती, अगर उसने चीजों को साजिश की ओर मोड़ने की कोशिश नहीं की होती, तो सलीना शायद शांति से वापस दोपहर का भोजन करने चली जाती। लेकिन अब वह यहाँ बैठी है, उन खबरों को फिर से दोहरा रही है जो पूरे मनोरंजन उद्योग में भूकंप ला सकती हैं। हालांकि इन चीजों का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों में अथक गुस्सा है, और जिन कलाकारों को बदनाम किया गया था, उनके प्रशंसक भी उससे नाराज होंगे। लिया ने इस क्षण जितना भयानक कभी महसूस नहीं किया था। वह अपनी बात पर खरी उतरी कि अगर उसे ठेस पहुंची, तो वह 10 गुना वापस देगी। 1 मिनट का लंबा सन्नाटा छाया रहा, फिर एक धीमी आवाज आई। मैथ्यू टॉमसन निर्दोष है, उसने सच में ऐसा नहीं किया। रेबेका ने आत्महत्या कर ली है और वे उसे अकेला भी नहीं छोड़ेंगे। तारा सोसा ने गरीबों से घृणा नहीं की, वह आदमी तो उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं था और उसने गर्भपात नहीं कराया था। हे भगवान, मैं इन कमीनों को मार डालूंगा। कुछ गुस्सैल प्रशंसक, जो अपने इमोशंस को और नियंत्रित नहीं कर पाए, दौड़कर आए और जमीन पर पड़े उन लोगों को बुरी तरह रौंद दिया। चेटलॉग जैसे ठोस सबूत के साथ, जिन्होंने सच्चाई देखी कि उनके आदर्शों पर गलत आरोप लगाए गए थे, गुस्से में उन पर झपट पड़े और जमीन पर पड़े इन घटिया लोगों को मार डालना चाहते थे। यहाँ तक कि क्रीफिया यूनिवर्सिटी के कई छात्रों ने भी उन कुछ लोगों को देखा जिन्हें रौंदा जा रहा था और गुस्से और डर से चिल्लाए। इंसान का दिल कितना काला और दुष्ट हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आश्चर्यजनक रूप से लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं। जितने ज्यादा लोगों को वे बर्बाद करते हैं, उतना ही ज्यादा पैसा उन्हें मिलता है। ये कुख्यात स्पैमर हैं जिनसे यहाँ तक कि बड़े सितारे भी उलझने का जोखिम नहीं उठा सकते। गलत सूचनाएं सिर्फ एक मुंह की बात हैं, और आज जो खबर सामने आई वह कई और अनदेखी खबरों में से सिर्फ एक थी। इसी तरह के कई और संगठन भी यही दुष्ट और काले काम कर रहे हैं। इस वक्त किसी ने भी सलीना पर हद से आगे बढ़ने का इल्जाम लगाने की जहमत नहीं उठाई। अगर सलीना मजबूत न होती, तो पता नहीं कब तक ये जहरीले फोड़े सामने आते, और तब तक पीड़ित लोग बहुत पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो चुके होते, हमेशा के लिए मिट चुके होते।
सलीना ने ठंडी नजरों से उन गिरे पड़े नीच लोगों को देखा जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे और पुलिस का नाम लेकर दूसरों को डराने की कोशिश कर रहे थे। उसकी नज़र बर्फ जैसी थी, जिसमें थोड़ी सी क्रूरता भी झलक रही थी। हालांकि गुस्सा बहुत था, लेकिन आखिरकार ये कैंपस के अंदर था, इसलिए जो लोग उन कमीने लोगों को मारने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे, उन्हें बाकी लोगों ने खींचकर अलग कर दिया। इन नीच लोगों से अपने हाथ गंदे मत करो, पुलिस अभी आने वाली है। इन्हें बहुत जल्द उनका अंजाम मिलेगा। और जमीन पर पड़े वे लोग, जो जख्मों से कराह रहे थे, हाथों से अपने चेहरे ढककर सिकुड़े पड़े थे। सलीना ने उन पर बेमन नजर डाली और अंत में अपनी निगाहें लिया पर टिका दी। जैसे ही लिया पर उसकी नजर पड़ी, वह कांपने लगी। उसने होंठ इतनी जोर से दबाए कि मानो खून निकल आएगा, जैसे किसी बेहद खतरनाक और शक्तिशाली जीव ने उसे घूर लिया हो। तुमने कहा था कि आज जो कुछ हुआ, सब मेरी चाल थी। सलीना ने ताना मारते हुए हंसकर कहा, काफी तर्कसंगत लगता है। तो फिर मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं कि हाँ, मैंने ही बिली को फंसाया और जानबूझकर उसे उस सीन पर पहुंचा दिया, जहां एंजी क्लास 10 के लोगों को लेकर मुझ पर ठंडी हिंसा कर रही थी। लिया हैरान रह गई कि सलीना ने सचमुच ये स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने राहत की सांस नहीं ली, बल्कि उसकी नज़रें और ठंडी और चौकन्नी हो गईं। सलीना की आंखें नुकीली हो गईं और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, वॉल्सन परिवार और रिडल परिवार से बदला लेने के लिए मैंने सिर्फ बिली को ही नहीं, बल्कि क्रिफिया यूनिवर्सिटी के सारे शिक्षकों को, जमीन पर पड़े इस कबाड़ के ढेर को, यहाँ मौजूद सभी दर्शकों को, सुबह जिसने मुझे मोटरसाइकिल से टक्कर मारी थी उसे भी, यहाँ तक कि इज़ाबेल को भी सेटअप किया। लिया की कांपती नज़रों के सामने सलीना ठंडी मुस्कान के साथ बोली, सबने मेरे हिसाब से कदम दर कदम प्लान को निभाया, और यूं ही तुम उस जाल में फंसी जो मैंने पहले से बिछा रखा था। तुम्हारा पतन तय था। यह एक शानदार स्क्रिप्ट है और सबके अभिनय भी गजब के रहे। असल ड्रामे भी इतने स्मूथ नहीं होते। आप सबका धन्यवाद। भीड़। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद बहुत से लोग हंसी रोक नहीं पाए। तनाव से भरा माहौल पल भर में हल्का हो गया। लिया, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? क्या सुबह का एक्सीडेंट भी सलीना ने प्लान किया था? वह तो मौत के बिल्कुल करीब थी और तुम सोचती हो कि उसने अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें फंसाया। उसके सिर्फ कुछ शब्द ही तुम्हें पछाड़ने के लिए काफ़ी हैं, तो उसे ऐसा करने की ज़रूरत ही क्यों? क्या सलीना ने ज़मीन पर पड़े इस कचरे को भी सेटअप किया? तुम्हारे हिसाब से मैथ्यू और रेबेका के साथ जो हुआ, वह पहले सलीना ने ही रचा और फिर जानबूझकर उसे उजागर किया ताकि उनका नाम साफ हो सके। क्या तुम पागल हो? अगर लिया की लॉजिक माने, तो सलीना ने जानबूझकर कार एक्सीडेंट करवाकर अपना दायां हाथ तुड़वा लिया, सिर्फ तुम्हें हराने के लिए, और फिर पूरे स्कूल के सामने अपनी ताकत दिखाकर हीरो बन गई। वाह, ये स्क्रिप्ट तो कमाल की है। शाबाश, सलीना। सलीना ने उस आखिरी इंसान की ओर गंभीरता से देखा जिसने यह बात कही थी, और बोली, मैंने अभी अभी डायरेक्टर बनना सीखना शुरू किया है। मेरा स्तर अभी उतना अच्छा नहीं है। जब मेरी स्क्रिप्ट सच में फिल्म बने, तब मुझे चीयर करना। स्क्रिप्ट शब्द सुनते ही लिया डर गई। उसने सिर झुका लिया और एक शब्द भी कहने की कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अचानक जोरदार हंसी गूंज उठी। हा हा हा, सलीना तो बड़ी नटखट है। सलीना, क्या तुम्हारी स्क्रिप्ट के लिए एक्टर्स की कमी है? क्या मैं उसमें हिस्सा ले सकता हूँ? सलीना ने पलकें झपकाईं और मजाकिया अंदाज में ऐलान किया, हाँ, अभी हमें एक फीमेल सपोर्टिंग रोल की ज़रूरत है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति, चाहे उसकी स्थिति या उम्र कुछ भी हो, ओलंपस एंटरटेनमेंट में अप्लाई कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकती हैं, तो कोशिश करें। लोगों की उम्मीद और हैरानी भरी निगाहों के बीच सलीना ने जोड़ा, बेशक, आखिर में यह मेरे ऊपर होगा कि आप पास होंगी या नहीं। सलीना, मुझे एक रोल दे दो। मैं लीड नहीं चाहती, सिर्फ सपोर्टिंग रोल दे दो। मुझे सपोर्टिंग रोल नहीं चाहिए, मैं तो बस वॉक ऑन चाहती हूँ। मुझे वॉक ऑन भी नहीं चाहिए। सलीना, क्या तुम्हारी टीम को चाय परोसने वालों की कमी है?
अगर मुझे अपने आइडल को देखने का मौका मिले तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अचानक बदले हुए इस माहौल को देखकर सलीना मुस्कुराई। काफी देर बाद ही माहौल फिर से शांत हुआ। सलीना ने अपनी मुस्कान समेट ली और ठंडी नजरों से लिया की ओर देखकर बोली, आराम का समय खत्म हुआ। अब मैं तुम्हारे सवाल का आधिकारिक जवाब दूंगी। लिया, तुम कह रही थी कि आज जो कुछ हुआ सब मेरी प्लानिंग थी और सब कुछ बहुत स्मूथ चला, तो वो कुछ पल रुकी, फिर उसके लहजे में सख्ती और गंभीरता आ गई। क्या मैंने एंजी से कहा था कि वह क्लास 10 के बच्चों को लेकर मुझे ब्लॉक करे? क्या मैंने एंजी से कहा था कि वो मुझे धोखाधड़ी का झूठा इल्जाम लगाए? क्या मैंने तुम्हें उकसाया था कि तुम क्रिफिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को मेरे खिलाफ कर दो और मुझे अलग थलग करो? क्या मैंने उन गिरे पड़े कचरे जैसे लोगों को कहा था कि वे इंटरनेट पर मुझे बदनाम करने की डील करें? क्या मैंने तुमसे और डोमिनिक से कहा था कि तुम दोनों बेशर्मी से साथ मिलकर मुझे धोखा दो? भीड़ से आवाजें उठीं। हाँ, साफ दिख रहा है कि पहले तो गंदी हरकत इन्होंने ही की और अब हिम्मत तक नहीं है मानने की। बस हर चीज का इल्जाम सलीना पर डाल देते हैं। कितने घटिया और निकृष्ट लोग हैं ये। लिया घिनौनी है। हालत यहाँ तक आ गई और फिर भी वह सलीना को दोष देना चाहती है ताकि हमें इस्तेमाल कर सके। क्या वह हमें बेवकूफ़ समझती है? इस पूरी घटना में उसने कभी पछतावे का कोई इजहार किया? सच तो यह है कि उसने सलीना का फियांसे चुराया। सच तो यह है कि एंजी ने झूठा आरोप लगाया कि सलीना ने चीटिंग की, और सच तो यह है कि डोमिनिक ने उसे धोखा दिया। लेकिन इन तीनों में से किसी ने एक बार भी अपनी गलती मानी? किसी ने एक बार भी शर्मिंदगी या अपराध बोध दिखाया? ये लोग सुधरने वाले ही नहीं हैं। जब पुलिस असली सच की जांच करेगी तब देखेंगे कि वह खुद को कैसे बचाती है। उसने हिम्मत की सलीना की दवा बदलने की और उन गिरे पड़े कमीने लोगों को पैसे देकर सलीना को बदनाम करवाने की, तो अब उसे कीमत चुकानी ही होगी। लिया का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसका नाजुक शरीर कांप रहा था मानो वह किसी भी पल गिर जाएगी। उसके होंठों पर ताज़ा लाल खून साफ दिख रहा था और आंखें लाल हो चुकी थीं। वह सलीना को घूर रही थी, बहुत बेबस नजर आ रही थी। लेकिन उसकी आंखों के गहरे अंदर एक भयानक, दानवी नफरत छिपी हुई थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। सलीना जरा भी नहीं डरी, बल्कि तिरस्कार भरी हंसी हंसकर बोली, लिया, आज मैं तुम्हारी झूठी नकली परत उतारने में इसलिए सफल हुई क्योंकि तुम, डोमिनिक और एंजी ने मिलकर बहुत अच्छा सहयोग दिया। क्या इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक यू कह? लिया गुस्से से लगभग बेहोश ही हो गई थी। आखिरकार मौली अपनी चक्कर भरी हालत से बाहर आई। उसने अपनी देखभाल कर रही नर्स को धक्का देकर हटाया और भागकर लिया को थाम लिया। अपनी बेटी का चेहरा देखकर, जो इतना सफ़ेद हो चुका था कि उसमें जरा भी गर्माहट नहीं बची थी, वह रो पड़ी। लिया, कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसने पलटकर सख्त आवाज में सलीना पर इल्जाम लगाया, सलीना, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें अपने पिता से डर नहीं लगता? सलीना की आंखों में दुश्मनी की झलक चमकी, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। किस बात का डर? ये कि वह मुझे मारेगा क्योंकि मैंने लिया को चोट पहुंचाई, या फिर इसलिए कि मैंने रिडल परिवार के शेयर गिरा दिए और वह मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? क्या तुम्हें लगता है कि उसमें इतनी औकात है? मौली के कुछ और बोलने से पहले ही सलीना ने आगे कहा, मौली, भूल गई क्या कि मुझे पहले ही रिडल परिवार से निकाल दिया गया है? एक ऐसा पिता जिसे मेरी जिंदगी और मौत की भी परवाह नहीं, क्या मैं अब भी उसे वैसे ही सम्मान दूं जैसी पहले देती थी? भीड़ में से आवाजें उठीं। हाँ, डॉक्टर ने उसे बताया था कि सलीना डिप्रेशन में है, फिर भी उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सलीना को सताने दिया। ऐसे पत्थरदिल पिता का क्या फायदा? शादी में धोखा देना, नाजायज बेटी पर जान छिड़कना और असली बीवी की बेटी को नज़रअंदाज करना क्या घटिया इंसान है। सलीना को तो पहले ही घर से निकाल दिया गया था, अब और क्या चाहिए? उसे वापस घसीटकर मारना पीटना। मौली, तुम तीनों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए।
सलीना की माँ के पैसे से खरीदे घर में रहकर उसी की बेटी पर जुल्म करना। तुम्हारा रिडल परिवार एक दिन जरूर अपने किए की सजा पाएगा। मालकिन, कमीना और नाजायज बेटी, तीनों जहन्नुम में जाओ। मौली गुस्से से पागल हो गई थी और वह चाहती थी कि सलीना को फाड़ डाले, लेकिन लिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, घर चलो, मुझे घर जाना है, चलो। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वहां मौजूद सभी लोग सलीना के पक्ष में थे। आज चाहे वे कुछ भी कह लें, नतीजा बदलना असंभव था। लिया ने खुद को शांत करने की कोशिश की और धीरे से हठीली मौली को फुसफुसाकर कहा, माँ, अब बस करो। मौली आवेशपूर्ण और चिड़चिड़ी थी और ऊपर से उसकी साख पहले ही लोगों को खटक रही थी। जितना वह बोलती, उतने ही छेद सलीना निकाल सकती थी। आज उन्हें यह अपमान और गुस्सा निगलना ही पड़ा। भले ही मौली का दिल सलीना को चीरने का कर रहा हो, लेकिन सच यही था कि आज की जीत सलीना की हुई थी। लिया की नुकीली उंगलियां उसकी हथेली में धंस चुकी थीं। होठों को इतना जोर से दबाया कि उनसे खून टपकने लगा और वह धीरे धीरे मौली को समझाती रही। सलीना ने ऊपर सूरज की ओर देखा। ठीक दोपहर के 12 बज चुके थे, खाने का समय, जैसा ओस्वाल्डो ने तय किया था। वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जैसे ही उसने हरकत की, सबकी निगाहें अनायास उसी पर टिक गईं। सलीना की बर्फ जैसी ठंडी नजरें मौली और लिया पर पड़ीं। उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तुमसे उलझते हुए मैंने अपनी कीमती सुबह बर्बाद कर दी। इतना कहकर सलीना शालीनता से पलटी और वहां से निकल गई। लिया ने घूरती निगाहों से सलीना के काले, लंबे बालों और सफ़ेद बर्फ सी पोशाक को देखा। ऐसा लगा मानो हजारों चींटियां उसके दिल को कुतर रही हों और उसका दिल नफरत से भर उठा। उसके लिए इससे ज्यादा नफरत भरा कुछ नहीं हो सकता था, ये तिरस्कार और उपेक्षा। सलीना की माँ उसकी माँ से बहस नहीं करना चाहती थी और सलीना खुद उससे बहस करने की परवाह नहीं करती थी। मानो वह और उसकी माँ, सलीना और उसकी माँ के लिए किसी लायक ही नहीं थी। लिया इस पर गुस्से से भर गई। भले ही सलीना जा चुकी थी, लेकिन चारों ओर से आने वाली गालियां और इल्जाम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह से इतने लोगों ने लिया को सबके सामने नीचा दिखाया था कि अब वह सुन्न और जड़ हो चुकी थी। मौली अब और लोगों की उंगलियों का सामना नहीं कर पा रही थी। उसने तेजी से लिया को पकड़कर क्रीफिया यूनिवर्सिटी के गेट की ओर ले जाना शुरू किया। वहां अब भी ढेर सारे पत्रकार खड़े थे, अपनी खबरें खोदने का इंतजार करते हुए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक लंबा, तंग सा कमरा, पर्दे कसकर खींचे हुए, लाइट बंद, बिल्कुल अंधेरा, बिना किसी रोशनी के। सोफे के कोने में एक आदमी बहकर बैठा था। धुंधली परछाई में उसका पतला सा कद नजर आ रहा था। सिर झुका हुआ, पैरों के पास शराब की ढेरों बोतलें पड़ी थीं, जिनसे उसकी बिखरी हालत साफ झलक रही थी। अचानक एक कंपन ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। उसने सोफे पर रखे फोन की तरफ देखा। नंबर देखते ही उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई और उसने बिना झिझक कॉल काट दिया। लेकिन अगले ही पल फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने फिर काट दिया और कॉल फिर आने लगी। बार बार दोहराने के बाद उसका धैर्य टूट गया और उसने नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि बाहर से दरवाज़ा धड़ाम से खुला और कोई अंदर घुस आया, चेहरे पर वैसा ही उत्साह मानो लॉटरी में कई मिलियन डॉलर जीत आया हो। मैथ्यू, तुम्हें लाइव ब्रॉडकास्ट देखना ही होगा। दरवाजे से आती धूप उसकी आंखों पर पड़ी। उसने हाथ उठाकर रोशनी से बचने की कोशिश की। लंबे समय से बाहर न निकलने के कारण उसकी त्वचा असामान्य रूप से पीली लग रही थी। उसकी लंबी उंगलियां इतनी सफ़ेद और नाजुक लग रही थीं मानो आसानी से टूट जाएं। लेकिन उसका चेहरा अब भी बेहद हैंडसम था। बिखरी हालत ने उसे उदासीन दिखाने के बजाय एक अजीब सी खासियत दे दी थी। अंदर घुसे आदमी को देखते ही मैथ्यू ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मेरा किराया अभी 2 दिन बाद देना है, इतनी जल्दी निकालने मत आओ। अंदर आए शख्स ने पहले तो रुककर देखा, फिर तुरंत सिर हिलाने लगा। ना मैथ्यू, तुम गलत समझ रहे हो। मैं किराया मांगने नहीं आया। तुम जितना चाहो इस घर में रह सकते हो। मैं कसम खाता हूँ अब कभी भी तुमसे किराया नहीं मांगूंगा।
मैथ्यू ने पैर फैलाकर ताना मारा। क्या हुआ? फिर कोई अमीर औरत मेरे दरवाजे पर आई है, चाहती है कि मैं उसका शुगर बेबी बनूं। और तुमने हाँ भी कर दी। न न न, वह बार बार सिर हिलाने लगा। तभी उसके हाथ में पकड़े फोन से आवाज आई। उसे कुछ याद आया और उसने फोन मैथ्यू की ओर बढ़ा दिया। मैथ्यू, ये तुम्हारे एजेंट का फोन है। तुम कॉल नहीं उठा रहे थे, तो मजबूरी में उसने मुझे कॉल किया। मैथ्यू पहले ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन सामने वाला बहुत शोर मचा रहा था, तो उसने फोन ले लिया। होठों पर ठंडी हंसी आई। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अमीर औरतें हो या अमीर मर्द, मुझसे जितना दूर रह सकते हो रहो। चाहे मुझे सड़क पर भीख मांगनी पड़े, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। फोन के उस पार एजेंट की आवाज नर्म और माफी भरी थी। मैथ्यू, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। मैं तुरंत नया कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करूँगा, हम अभी साइन करेंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने पास की सबसे बेहतरीन रिसोर्सेस तुम्हें दूंगा, तुम अब भी हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रमोटेड आर्टिस्ट रहोगे। एजेंट की आवाज में सच्चाई झलक रही थी। मैथ्यू कुछ पल को ठिठक गया, आंखें सिकोड़ते हुए बोला, इसका मतलब, मैं सचमुच खुद को दोषी मानता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँ। हमारे पुराने बॉस ने भी कहा है कि वो तुम्हें कुछ रिसोर्सेज देकर मुआवजा देंगे, बस तुम शाइनिंग स्टार एंटरटेनमेंट वापस आ जाओ।